एंडोमेट्रियोसिस, जब स्त्रियों में गर्भाशय की आंतरिक परत बनाने वाले ऊतक गर्भाशय के बाहर ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब या पेल्विक क्षेत्र के अन्य हिस्सों में बढ़ने लगता है। इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं, दर्दनाक पीरियड्स, तो पीरियड्स के दौरान पेल्विक के निचले हिस्से में तेज दर्द का होना, ये प्रमुख लक्षण इसमें दिखाई पड़ता है। और पीरियड के दौरान भारी रक्तस्राव की भी स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ मामलों में पाचन संबंधी भी समस्या पैदा हो जाती है, जैसे दस्त, कब्ज, मिचली और कभी कभी सूजन जैसी भी समस्या इसमें दिखाई पड़ता है। और कारण ही इसमें बहुत ज़्यादा थकान भी लगने लगता है और संबंध के दौरान कभी कभी तेज दर्द भी हो सकता है। और बांझपन एक प्रमुख लक्षण है जो अक्सर इस मामलों में दिखाई पड़ता है। इसके जो कारण है, तो कई कारण है। पहला है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, तो यह सबसे आम कारण है। इसमें पीरियड्स के दौरान निकलने वाला ब्लड शरीर के बाहर जाने के बजाय फैलोपियन ट्यूब के जरिए पेल्विक कैविटी में वापस चला जाता है। इन ऊतकों में एंडोमेट्रियल कोशिकाएं होती है जो वहां चिपक जाती है और बढ़ने लगती है। हार्मोनल असंतुलन, तो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का अधिक स्तर एंडोमेट्रियोसिस को बढ़ा देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या में भी एक बहुत प्रमुख कारण है, इसकी वजह से भी यह समस्या पैदा हो जाता है। कोशिका परिवर्तन, तो शरीर की कुछ कोशिकाएं हार्मोनल या प्रतिरक्षा संबंधी बदलावों के कारण एंडोमेट्रियल जैसी कोशिकाओं में बदल जाती है, जिसकी वजह से यह समस्या पैदा हो जाता है। यह भी प्रमुख कारक है जिसकी वजह से यह दिक्कतें हो जाती है। आनुवंशिक कारक, तो एंडोमेट्रियोसिस आनुवंशिक भी हो सकता है और कुछ मामलों में यह देखा भी जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके टाइप के संबंध में। तो पहला है सुपरफिशियल पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस, तो इसमें एंडोमेट्रियल ऊतक पेरिटोनियम से चिपक जाते हैं। दूसरा है डिम्ब ग्रंथि एंडोमेट्रियोमा, यह तब होता है जब एंडोमेट्रियल ऊतक ओवरीज में चला जाता है। तीसरा है डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस, इसमें ऊतक पेरिटोनियम के नीचे अंगों जैसे मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय के पिछले हिस्से में गहराई तक फैल जाता है। चौथा है एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, इसमें ऊतक पेल्विक क्षेत्र से बाहर जैसे फेफड़ों, डायाफ्राम या नाभि पर भी पाए जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं, यदि यह समस्या है तो ऐसे मामलों में यदि तत्काल दिखा दिया जाए तो ही बेहतर होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय के बाद यदि आप इलाज लेना शुरू करेंगे तो कभी कभी इसमें दवा बहुत कारगर सिद्ध नहीं होता है। तो कोशिश करिए, यदि यह समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से मिले और समय पर दवा चल जाता है तो रिकवरी भी हो जाता है। और यदि ज़्यादा लेट किए तब दवा का रोल उतना अच्छा नहीं सिद्ध होता है। और एक बात का और ध्यान देना होगा कि कभी भी बिना डॉक्टरी की सलाह के खुद से दवा लेने की भूल इसमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको परहेज भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब तक आप अच्छी डाइट, परहेज और योग में टहलेंगे नहीं, तब तक मान कर चलिए कि बिल्कुल दवा से ठीक होने वाला नहीं है। तो इसमें होता क्या है, कुछ विटामिन की भी कमी हो जाती है, जैसे विटामिन डी की कमी, कुछ मामलों में विटामिन B12, B6, फोलेट यानी विटामिन 9 की कमी, विटामिन सी और विटामिन ए की कमी हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ पोषक तत्वों की भी कमी हो जाता है, जैसे मैग्नीशियम और जिंक आयरन, तो यह भी इसमें देखा जाता है। ऐसे भी पोषक तत्व की कमी अक्सर दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए पहली चीज को परहेज बेहद इंपॉर्टेंट है। तो परहेज में आपको क्या करना है कि जितने प्रकार के फैटी फूड जैसे ट्रांस फैट
संबंधित जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनसे बिल्कुल परहेज करें। रेड मीट बिल्कुल इसमें नहीं लेना चाहिए। कैफीन, चीनी, शराब और धूमपान, इन सब चीजों से आप बिल्कुल परहेज करें, तभी आपका दवा भी आपके शरीर पर काम करेगा। इसके साथ साथ अपना डाइट भी आप बेहतर लें। डाइट में इसमें कोशिश करें कि भीगा हुआ मूंग और उसमें चना थोड़ा, आधी कटोरी, इसे सलाद के साथ लीजिए और सादा भी ले सकते हैं। और फल में आप पपीता, सेब और केला, तो इसे आधे घंटे के बाद इसको आप ले सकते हैं, कम से कम आधी कटोरी लीजिए। और 1 घंटे के बाद यदि भोजन के वक्त आप कोशिश करें कि गेहूं का भी रोटी लीजिए, बीच बीच में आप जौ और गेहूं का मिक्स रोटी लीजिए हरी सब्जी के साथ। और अपने डाइट में मूंग दाल आप जरूर शामिल करिए, क्योंकि ऐसे मामलों में मूंग दाल का रोल बेहद बेहतर होता है। और 4 से 6 के बीच में आप सलाद लीजिए या नारियल पानी लीजिए। और उसके शाम को 8 बजे से पहले यदि समस्या ज्यादा है तो कोशिश करिए कि एक टाइम आप रोटी लीजिए और दूसरी टाइम आप तरल, जैसे कि ओट्स का दलिया, जौ का दलिया या बीच बीच में मूंग का खिचड़ी, आप इसे लीजिए। अगर समस्या ज्यादा है तो एक टाइम आप रोटी, एक टाइम आप तरल लीजिए। अगर नॉर्मल है तो आप दोनों टाइम आप ले सकते हैं। और उसके आधे घंटे के बाद आप दूध लीजिए, तो अखरोट के साथ लीजिए तो ज्यादा बेहतर होता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और जो मीट लेना पसंद करते हैं तो कोशिश करिए वे मछली भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मसालेदार और चिकना ना हो। इसके साथ साथ इसमें कुछ जरूरी टेस्ट भी होता है और इसी के आधार पर डॉक्टर दवा भी चलाते हैं। तो इसमें ऐसे मामलों में कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि पेल्विक एग्जाम और इमेजिंग टेस्ट में ट्रांसवेजिनल टेस्ट और MRI। और कुछ मामलों में यदि समस्या गंभीर है तो लेप्रोस्कोपी या बायोप्सी भी हो सकता है। और अदर में भी कुछ देखा जाता है कि CA-125 ब्लड टेस्ट या क्लोनोस्कोपी भी हो सकता है, और उसी आधार पर डॉक्टर इसमें दवा चलाते हैं। और ऐसे लोगों को कोशिश करें कि कम से कम सुबह के दौरान खाली पेट कम से कम 20 मिनट जरूर टहले। और इसके साथ साथ कुछ सावधानियां बरतिए, जैसे मान लीजिए दर्द आपका ज्यादा है तो हल्की सी बोतल में हल्का गर्म पानी से नाभि के नीचे पेल्विक क्षेत्र में सिकाई करने से काफी आराम मिलता है।